तुम लोग महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर का देखता होगा प्रचार बार बार, ठीक है, दोनों साथ में करते हैं ना, म्यूचुअल फंड वाला, ठीक है, वो बार बार आता है, वो एडवर्टीजमेंट बार बार आता है। और उस मतलब उस वीडियो में या उस एडवर्टीजमेंट में आखिरी में बोलता भी है कि इसके साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड है, बोलता है ना। तो हम लोगों को पहले ना यही समझना होगा, क्योंकि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है। ये 11th और 12th वाले सिलेबस में नहीं है, ना तो बिहार बोर्ड में कहीं दिखेगा तुमको, किसी भी बोर्ड के सिलेबस में ये चीज नहीं है 11th 12th में, ठीक। लेकिन हम लोगों को चूंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो समझना इस चीज को चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब अभी के क्लास में हम तुम लोगों को ये सब बताएंगे, सबसे पहले कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है, इसमें रिस्क क्या सब हो सकते हैं। अब देखोगे तुम लोग कि उसमें बताएगा कि वो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारा पैसा हम लोगों को दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी समझना होगा कि वो कहाँ तक अच्छा है हमारे लिए, क्या उसका एडवांटेज है और क्या उसका डिसएडवांटेज है, हम लोग क्यों म्यूचुअल फंड के लिए जाएं, क्यों हम लोग उसमें पैसा लगाएं, ठीक है, इन सब सारे चीजों को। अब उसमें ना सबसे आखिरी में एक चीज बोलेगा, मतलब कुछ चीज लिखा हुआ रहता है और लिखा रहेगा कि आपको ना बस पॉलिसी आपको देख कर लेना है, और वो मतलब बोलता है कि इसके साथ रिस्क है, रिस्क एसोसिएटेड विथ, ठीक है, ऐसे करके वो कुछ बोलता है, मतलब इसमें कुछ रिस्क है तो पैसा आपको सही जगह पे सही टाइम में लगाना है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, वीडियो नहीं बोल रहे हम, क्लास बोल रहे, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां जो कंपनी होते हैं उस कंपनी का नाम होता है, यानी ये कंपनी क्या है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। डिफरेंट लोग हैं जिन लोगों के पास कुछ कुछ पैसा है, ये डिफरेंट लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ पैसा है, ठीक है। एक बात बताओ कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जिनके पास कम फाइनेंशियल प्लान है, मतलब छोटा छोटा प्लान है, जिसके पास कम कम रुपया है, ठीक है, जिसका सेविंग ही छोटा है, ठीक, वो लोग अगर चाहे अभी के एमआरएफ के शेयर्स को परचेज करना, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है। रेट इतना ज्यादा है शेयर्स का कि वो डिफरेंट कंपनीज में, या बोल सकते हो कि नंबर ऑफ कंपनीज में वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। वो क्या कर सकता है, एक किसी कंपनी का शेयर खरीद लेगा, दो किसी कंपनी का शेयर खरीद लेगा, लेकिन नंबर ऑफ कंपनी यानी ढेर सारे कंपनीज में अपने पैसा को लगा नहीं सकता है। ये चीज पॉसिबल है किसके थ्रू, म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड कंपनी क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका सोर्स है, इसके कमाने का क्या सोर्स है, ये क्यों हम लोगों के लिए काम करे, ये सारा हम अभी बताएंगे, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि किसी एक आदमी के पास 5000 रुपीज है, क्या है, 5000 रुपीज है, जिसको वो क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। तो इस 5000 से किसी दूसरे के पास है कितना, 7000, इसी तरीके से किसी के पास कितना है, किसी के पास 22000, हाँ, और किसी के पास में कितना है 50, हम इस 7 को कर देते हैं 8। मान लो बस ये सब सारा इमेजिनरी नंबर है, जो अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास ये सब पैसा है, और वो क्या चाहता है, इस पैसा को क्या करना, इन्वेस्ट करना। कहाँ इन्वेस्ट करना, सबसे पहले ये बात है, ठीक है। तो एक चीज तुम लोग सुने होगे, शेयर मार्केट, क्या सुने होगे, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट। तो इस म्यूचुअल फंड को या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी को या इन सारे चीजों को समझने के पहले हम लोगों को थोड़ा सा जाना पड़ेगा किसके लिए, शेयर मार्केट की तरफ, ठीक है। शेयर मार्केट के पहले हम तुमको छोटा सा एक एग्जांपल बता रहे हैं, मतलब छोटा सा कुछ हम तुम लोगों को बता रहे हैं जिससे कि कंपनी के बारे में हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। हमारा बिजनेस अलग अलग टाइप का हो सकता है, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है और फिर कंपनी हो सकता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही आदमी का सारा पैसा होता है, सारा पूंजी, सारा कैपिटल एक ही लोगों का होता है, एक ही आदमी का होता है, जो भी प्रॉफिट होगा उसी का होगा, जो मैनेजमेंट होगा वही लोग करेगा, ठीक है, जो ऑनर है। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, 50 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम, अगर वो एक लीगल पार्टनरशिप होगा तो कितने लोग हो सकते हैं, 50 लोग। कैपिटल कौन लगाएगा, वही 50 लोग। प्रॉफिट किसका होगा, उसी 50 लोगों का। मैनेजमेंट किसका होगा, उसी 50 लोगों का। बाहरी लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अगर मान लो कि हम लोगों को ह्यूज कैपिटल चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए हमारे बिजनेस के लिए, हमारे
प्रोजेक्ट के लिए। तो फिर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के प्लेस पर स्टार्ट करते हैं किसको? कंपनी को। ठीक है, यानी अब हम लोग एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हम लोग उसको बोलते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। अगर वो एक प्राइवेट कंपनी है जिसके नाम के साथ क्या लगा हुआ होता है, जान रहे हो पहले से, पीवीटी और एलटीडी। अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तो उसका नंबर ऑफ जो मेंबर होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 200। अगर उसके नाम के साथ सिर्फ आखिरी में क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड, तो लिमिटेड में इसमें क्या होता है? कितना? अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स में, अनलिमिटेड लोग। ठीक है, अब यहां फिर आगे बढ़ो। यहां लिमिटेड मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं 11th वाले बिजनेस स्टडीज वाले बुक में कि लिमिटेड मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी। यानी लिमिटेड लायबिलिटी को हम थोड़ा सा समझा दें, जो लोग नहीं जान रहे होंगे जान जाओगे। तो लिमिटेड लायबिलिटी कहने का मतलब होता है कि अगर मान लो कंपनी को लॉस लगा, क्या लगा? लॉस लगा, तो हम लोगों ने जितने का शेयर खरीदा हुआ है सिर्फ उतने रुपए का ही लॉस होगा, उतने रुपए का ही लॉस होगा। एक्स्ट्रा मेरे से कोई भी रुपया कोई कंपनी मेरे से मांग नहीं सकती, और उसके मांगने पर भी हम देंगे नहीं, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जितना मैक्सिमम मेरा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उतना ही मैक्सिमम लॉस लगेगा। थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लो। 100 रुपीज का 10 शेयर हम खरीदे। कितना? 100 रुपीज का 10 शेयर हम खरीदे हुए हैं। ये 100 रुपी पर शेयर है और ये हमारा क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस तरीके से 100 और मल्टीप्लाई कितना? 10, कितना हो गया? 1000। तो अगर कंपनी को कुछ भी हो, कंपनी की तरफ बाहर में जाए, आग लग जाए, डूब जाए कंपनी, हमारा कितने का लॉस जाएगा? 1000 का। ये बात समझ में आ गया? लिमिटेड मतलब लिमिटेड लायबिलिटी। अब आ जाओ यहां पर कि कंपनी हम लोग देख चुके कि कंपनी क्या होता है। जब उसको बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत होगी तो हम लोग किस चीज को स्टार्ट करेंगे? कंपनी को। कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा मतलब लार्ज प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इसलिए बहुत ज्यादा पैसा। अब बहुत ज्यादा पैसा कंपनी जो कलेक्शन करेगी वो दो तरीके से कर सकती है। किस तरीके से? दो तरीके से। या तो अगर वो बड़ा लोग है तो खुद से ही सारा पैसा लगा देगा, नहीं तो बड़े बड़े लोगों को पकड़ेगा और उन्हीं लोगों को सिर्फ अपना शेयर देगा। एक टाइम और होता है जब हम लोग पब्लिक के बीच में क्या करते हैं? शेयर्स को इशू करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इशू करते हैं। आईपीओ हम लोग बोलते हैं, इनिशियली पब्लिक ऑफर। ठीक है, किसके बीच में एक शेयर इशू किया जाता है? जनता के बीच में, और जनता इस शेयर्स को क्या कर सकती है? परचेज कर सकती है। तो शेयर मार्केट में अब जब हम लोग क्या करते हैं? शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इसका डिफरेंट तरीका है। किस चीज का? शेयर मार्केट में पैसा लगाने का। इसमें सबसे पहला तरीका क्या है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब क्या होता है भाई? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है कि मेरे पास जो पैसा है उस पैसा को हम खुद से कहां लगाएंगे? शेयर मार्केट में। खुद से हम कहां लगा देंगे? शेयर मार्केट में। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब जरा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम लोग और थोड़ा और जाके डीप में समझते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों को एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। नाम क्या होता है? डीमेट अकाउंट। ठीक है, डीमेट अकाउंट अगर हम लोग ओपन करवा लें तो शेयर्स को सेल करने पर डायरेक्ट वो अमाउंट जो होगा, जो भी हमारा सेल प्राइस जो भी होगा, जिस वैल्यू पर हम लोग सेल करते हैं उसको, वो वैल्यू डायरेक्ट हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाता है। और अगर हम लोग शेयर्स परचेज करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे सेविंग अकाउंट से पैसा कटता है। ठीक है जी, इसके लिए सेपरेट शेयर्स के ट्रेडिंग के लिए अलग अकाउंट बनता है। नाम क्या होता है? हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डीमेट अकाउंट। ठीक है, बैंक से भी हो सकता है। और दो अलग अलग टाइप का हमारा ऐप है जो अभी है तुम्हारे ऐप स्टोर पे और या फिर तुम्हारे क्या बोलते हैं प्ले स्टोर पर। वहां दो ऐप अलग अलग है जो कि तुम्हारा डायरेक्ट तुम्हारा डीमेट अकाउंट ओपन करवाता है अकाउंट से, बैंक तुम्हारे बैंक अकाउंट से लिंक करवा के। उसमें से एक है जीरोधा और एक है अप स्टॉक्स। अप स्टॉक्स का अभी थोड़ा फ्री वाला भी लिमिटेड पीरियड के लिए चलता है कि इतना दिन के लिए हम आपको क्या कर सकते हैं, मतलब इस टाइम में अगर आप ओपन करवाओगे तो हम फ्री में कर देंगे। ऐसे जीरोधा का 300 रुपीज का एक चार्ज है डीमेट अकाउंट ओपन करवाने का। ठीक है, तो शेयर्स को परचेज और सेल करने के लिए हमारे पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोगों को अगर मान लो सीधा सीधा तुम लोग जानो, बिना प्लानिंग के, बिना स्टडी किए हुए तुम लोग एक बात को जानते होगे कि शेयर मार्केट मतलब लोग क्या बोलता है उसको? जुआ। शेयर मार्केट को लोग बोलता है जुआ। जुआ इस वजह से बोलता है क्योंकि उसके साथ क्या है? बहुत ज्यादा रिस्क। अब एक बात बताओ कि क्या तुम लोग घर से जब इधर आ रहे थे रिस्क नहीं था? उधर नहीं था रिस्क।
बाइक पर बैठ के आ रहे हो, रिस्क है कि नहीं है? साइकिल चला के आ रहे हो, रिस्क है कि नहीं है? जिंदा हो तो इस बात के लिए रिस्क है कि नहीं है? हर चीज के साथ रिस्क है। क्या क्या पता हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या मिला, घर के लोग नहीं मिलाए होंगे, ये अलग बात है, क्या पता कुछ गिर गया होगा, रिस्क है। लेकिन ट्रस्ट भी है कि नहीं? ट्रस्ट भी है कि नहीं हम लोगों को? उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग सारा काम करें ना। अच्छा एक बात बताओ, रिस्क है और इस वजह से हम लोग चलना छोड़ देंगे, रोड पे खाना खाना छोड़ देंगे, आखिर जीवन जीना छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं है। तो रिस्क है, लेकिन अगर हम लोग रिस्क के बारे में पहले से ही अगर स्टडी कर लें तो एक होता है जो रिस्क, डायरेक्ट तुम उसको रिस्क बोल रहे हो, एक और रिस्क होता है, उसको लोग बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब पहले से ही पता लगा लेना कि कितने का रिस्क होने वाला है। अब मान लो कि हम लोग शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो यहां लॉस मेरा कितने का हो सकता है? 1000 रुपीज का। 100 शेयर्स हम लोग खरीदे हुए, 100 रुपी पर शेयर है, 10 शेयर खरीदे हुए, लॉस कितने का जा सकता है? 1000 का। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ मेरा बेनिफिट हमको 25,000 रुपए का हो सकता है तो 1000 रुपए का लॉस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कि 5 रुपए के बेनिफिट के लिए 100 रुपए का रिस्क ले लेना, ये तो खराब है ना। बेनिफिट होगा भी तो कितने का? 5 रुपए का। हाँ, लॉस जा सकता है कितने का? 100 रुपीज का। तो ये हुआ अनदेखा करना, ठीक है, रिस्क को। ठीक है, हाँ बस बिल्कुल ये अपने पैसे को तुम ऐसा समझो कि तुम ऐसे नाला में छोड़ के चले आए हो उस टाइम में। ठीक है, तो कैलकुलेटेड रिस्क होना ज्यादा बढ़िया होगा। कैलकुलेटेड रिस्क हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? जब हम लोगों को पता होगा किसके बारे में? शेयर मार्केट के बारे में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट नहीं बल्कि कंपनीज के बारे में, कंपनीज के अप्स एंड डाउन्स के बारे में कि कब क्या चल रहा है उस कंपनी में, क्या चल रहा है उस कंपनी में, पिछले साल कितने का डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कंपनी के द्वारा। तुम लोग कॉमर्स में हो और इन चीजों को पढ़े होगे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में तुम लोगों को बताए हुए हैं कि डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो डिविडेंड पेड नाम से के अमाउंट तुम लोग सुने हुए हो। ठीक है, एक टर्म है हमारा। तो इन्वेस्टमेंट कितने का पेड हुआ, क्या परफॉर्मेंस है कंपनी का, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोगों को देखकर ही उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। मतलब इतना सारा चीज देखने के लिए तुमको टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा, उस कंपनी के बारे में तुमको जानना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या पोजीशन है, मार्केट का क्या पोजीशन है, उस कंपनी का क्या पोजीशन है, तुमको कंटिन्यूअसली उस चीज के बारे में रीड करते रहना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप के बुक को पढ़ोगे, अब तो अलग अलग टाइप का इसका कोर्स भी आता है। ठीक है, उन सारे चीजों का प्राइस अर्निंग हम लोग बोलते हैं, PER, प्राइस अर्निंग रेशियो बोलते हैं। यही हम बोले कि पिछले साल का डिविडेंड हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कितना % का डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग शेयर्स में पैसा लगाएंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं है, क्योंकि हम तुम लोगों को बोले हुए कि पिछले साल के रिजर्व को भी यूज किया जाता है इस साल डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में, तो छुप जाएगा तुमको कि कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, प्राइस अर्निंग रेशियो से तुमको स्टडी करना पड़ेगा उस कंपनी के बारे में। ठीक है, पैसा लगाने से पहले, उसके शेयर्स को परचेज करने के पहले। मतलब कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और रिस्क भी है, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट तो ठहरे नहीं, हम लोगों को इतना ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, तो हम लोगों का क्या है कि रिस्क है हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अगर हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। अब एक तरीका और है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बाद, वो क्या है कि हम लोग किसी से पूछ लें, हम लोग किसी से पूछ ले। अगर हमको पता नहीं है तो जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं, क्या है, एक्सपर्ट हैं, उन लोगों से पूछ लेना। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करना? फाइनेंशियल एडवाइजर। इन लोगों से पूछ लेना। ठीक है, अब इन लोगों से क्या पूछेंगे भाई? इन लोगों से पूछेंगे कि किस शेयर का रेट अभी घट रहा है, कहां हमको पैसा लगाना चाहिए, कहां हमारे किस शेयर को कब बेच देना चाहिए। लेकिन एक बात समझो कि फाइनेंशियल एडवाइजर बता देगा, रिस्क वो कम कर दिया, अब हम लोगों को टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग हमारे घर में सो रहे, फाइनेंशियल एडवाइजर रीड कर रहा है कि उसको किस शेयर को, अभी वो तुरंत उसका कॉल आएगा कि आप अब इस शेयर को क्या कर लीजिए, खरीद लीजिए, या फिर इस शेयर को भी आप सेल कर दीजिए, बेच दीजिए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि फाइनेंशियल एडवाइजर जितने बार एडवाइस करेगा उन सभी के लिए वो हम लोगों से चार्ज करेगा। क्या करेगा? चार्ज करेगा। ठीक है, अमाउंट हम लोगों से लेगा, मतलब अपना फी लेगा। अब सोचो कि एक छोटा इन्वेस्टर जिसके पास अमाउंट ही कम है इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी अगर इसमें से हर बार क्या करता है, वो किसको देता है पैसा? फाइनेंशियल एडवाइजर को। तो इसका मतलब है कि मार्केट में तो उसका कभी पैसा जाएगा,
शेयर्स वो कम ही पैसे का खरीद पाएगा। तो अब यहाँ तीसरा चीज आता है, जब हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दो चीजों को हम लोग अभी तक देखे हैं, क्या सर? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू। अभी तीसरा वाला चीज आता है, कौन सा? म्यूचुअल फंड एजेंसी। क्या आता है? म्यूचुअल फंड एजेंसी। अब हम लोग हमारे पैसा को किसको देंगे? म्यूचुअल फंड एजेंसी को। किसको दे देंगे? म्यूचुअल फंड एजेंसी। और म्यूचुअल फंड एजेंसी का काम होगा हमारे पैसे को अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करना। ठीक है, शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनी में क्या कर देना? इन्वेस्ट कर देना। अब जरा ध्यान दो कि यहां फिर क्यों, यहां क्यों नहीं? ठीक है, दरअसल बात यह है कि फाइनेंशियल एडवाइजर, अब सारे हम लोग ग्रुप बना के तो जाएंगे नहीं। फाइनेंशियल एडवाइजर कोई एक आदमी कहीं बैठा हुआ है, अब हमको यहां से चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सहरसा भर में या अलग अलग लोगों को हम खोजेंगे पूरे देश में, भाई किसको किसको इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे साथ आ जाओ, हम जा रहे एडवाइजर के पास पूछने के लिए। ऐसा तो नहीं होता। यानी वो हर किसी लोगों से पार्टिकुलरली अमाउंट चार्ज करेगा, सेपरेटली सर हर किसी से ना वो अपना चार्ज करेगा फी, जो जो उससे पूछेगा। यहां क्या होता है ना कि ये इन सारे लोगों को पर बट जाता है, किसका? म्यूचुअल फंड कंपनी का जो फी होगा वो इन सारे लोगों पर बट जाता है। तो इस वजह से हम लोगों का जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो क्या होगा? कम होगा। यानी हम लोगों को कम ही पैसा किसको देना पड़ेगा? म्यूचुअल फंड कंपनी को। 1.5% हाँ, 1.5 से 2% के आसपास होता है। तो हम लोगों को किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को चूज करने के पहले हम लोगों को इस चीज को देख लेना चाहिए कि उसका फी क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पिछले वाला जो हमारा उसका मैनेजर जो बैठा हुआ है, जो इस काम को कर रहा है, उसका क्या रिकॉर्ड रहा है, वो किस कंपनी में पैसा लगा रहा है। सारे पोर्टफोलियो में लिखा हुआ रहता है इन चीजों को। ठीक है, कि वो किस कंपनी में पैसा लगा रहा है। ठीक है, इन सारी चीजों को जब हम लोग देख लेंगे तो हम लोग पैसा किसको देंगे? म्यूचुअल फंड कंपनी को। म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम क्या दिए थे हम लोग? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब जब ये पैसा हम लोग इसको देते हैं, किसको? एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, तो उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे? एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये बात समझ में आया? जब पैसा हम लोग किसको दे रहे हैं? म्यूचुअल फंड कंपनी को, तो वो फंड क्या कहलाएगा? वो अमाउंट क्या कहलाएगा? एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब बताओ कि एमआरएफ का एक शेयर तो हम लोग परचेज नहीं कर सकते थे, 80,000 85,000 का आएगा मान के चलो, ठीक है, या जिसका भी ह्यूज अमाउंट है, जिस भी शेयर का रेट बहुत महंगा है, उसको हम लोग खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन क्या इन सभी अमाउंट को एक साथ ऐड करके हम लोग खरीद नहीं पाएंगे? कर पाएंगे। अब क्या होगा कि ये जो हमारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो इन सारे अमाउंट को लेकर एक जगह जमा करके डिफरेंट टाइप के कंपनीज में, यानी नंबर ऑफ कंपनीज में उसको इन्वेस्ट कर देता है। क्या करता है? नंबर ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो इसको देने का तरीका है, दो तरीका है। वो दो तरीका क्या सब है? हम लोग चाहे तो क्या करवा लें? SIP। क्या करवा लें? SIP। और दूसरा एक और तरीका है, वो तरीका क्या है? लंपसम। लंपसम और SIP। पहले समझाओ कि लंपसम हम लोग किसको बोलते हैं। हालांकि कॉमर्स के बच्चों को पता होगा कि लंपसम क्या होता है। ठीक है, तो लंपसम कहने का मतलब होता है एक साथ सारा पैसा तुम दे दिए। अब जैसे मान के चलो किसी का कोई कैपिटल गेन है, किसी का कोई कैपिटल गेन है, जैसे वो जमीन को बेच रहा है, वहां से उसको पैसा मिला। ठीक है, किसी भी तरीके से उसको एक साथ ढेर सारा पैसा मिला, जिसको कि उसको नियर फ्यूचर में तुरंत उसको जरूरी नहीं है, उस चीज का तुरंत उसको जरूरी नहीं है, तो वो चाहे तो उस पैसा को कहीं का क्या कर दे? इन्वेस्ट कर दे। अगर वो इन्वेस्ट करता है किसके थ्रू? म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ, तो वो एक ही साथ अपना सारा पैसा किसको दे दिया? म्यूचुअल फंड कंपनी को। लेकिन एक साथ देने का कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है और कुछ लॉस भी हो सकता है। देखो हम लोग जब पैसा लगाते हैं ना, कहाँ शेयर मार्केट में लगाएं या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, तो यहाँ एक चीज देखना होगा कि हम लोग किस टाइम में पैसा दे रहे हैं। अगर लमसम वाला है तो किस टाइम में हम उसको पैसा दे रहे हैं। एक बात तो तुम लोगों को पता होगा कि हम लोग शेयर्स को कब परचेज करते हैं? जब शेयर्स का रेट क्या हो? कम हो ना। अगर कम हो उस टाइम में परचेज करते हैं और बाद में उसका रेट क्या हो जाता है? मान लो बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारा अप्स एंड डाउन चल रहा होता है शेयर के रेट में, ऐसा जाता है। ठीक है, अब मान लो कि कभी इसके शेयर्स को हम यहां खरीदे, आज उसका शेयर का प्राइस ये है, तो ये जो डिफरेंस होगा वो हमारे लिए हमारा क्या है?
प्रॉफिट है। यानी इस टाइम में हम लोग शेयर्स को परचेज कब करते हैं, जब उसका रेट क्या हो, कम हो, ठीक है। और सेल कब करते हैं, जब वो पिक पर हो, पॉइंट पर हो, टॉप पर हो, तो उस टाइम में हम लोग उसको सेल कर देंगे, डिफरेंस हमारे लिए हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब मान लो कि अभी जबकि मार्केट पहले से बूम है, पहले से एकदम बहुत उछला हुआ है सारा चीज, मतलब बहुत ज्यादा पहले से तेज है, सारे लोग अभी पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। उस टाइम में अगर हम लोग सारा पैसा एक साथ म्यूचुअल फंड कंपनी को दे देंगे तो वो कम ही पैसा हमको रिटर्न में देगा। कम कहने का मतलब क्या है कि जितना बेनिफिट हमको मिलना चाहिए उससे कम ही मिलेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अभी पहले से ही जो रेट है वो इधर है, ऊपर की तरफ है, नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। अब मान लो कि जैसे कोरोना वाला सीजन था, तो कोरोना वाले टाइम में सारे कंपनीज का हालत खराब था। हालत खराब क्या था, मतलब समझो कि शेयर्स का रेट लगभग 50% पर आ गया था सबका। उस टाइम में अगर हम लोग पैसा लगा के लंपसम अमाउंट एक साथ दे दिए, पूरे 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख एक साथ हम दे दिए म्यूचुअल फंड कंपनी को या फिर शेयर मार्केट में, तो अभी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। अब कब आएगा ये कोरोना, इसका कोई ठिकाना है? हम रखे तो नहीं रखेंगे। अब लमसम कहने का मतलब क्या होता है, सारा पैसा एक साथ किसको दे देना, म्यूचुअल फंड में। तो सर ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, अभी तुरंत हम बताएं इस चीज को। दूसरा वाला बात क्या होता है, एसआईपी। अब कब आएगा वो टाइम जब मार्केट पहले से डाउन होगा, मार्केट डाउन हो जाएगा, कब आएगा ऐसा टाइम पता है क्या? तब तक पैसा रखे रहेंगे उस चीज के लिए। दूसरा तरीका क्या होता है, एसआईपी। एस मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक, आई फॉर इन्वेस्टमेंट और पी फॉर प्लान। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये एक 5000 का करवाया हुआ, आज मेरे एक चाचा फोन किए थे, वो एलआईसी के लिए, ठीक है। वो बोल रहे थे कि हम आपका क्या कर देंगे, एसआईपी कर देंगे। मतलब आपको पैसा नहीं देना है, आपको पैसा नहीं देना है, बल्कि आपका पैसा क्या हो जाएगा, अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, अकाउंट में से ही कट जाएगा। वो देखो, तो वो बताने का तरीका है दरअसल, ठीक है। तुम लोग इन चीजों को समझो कि ये जो हमारा 5000 है वो मेरे अकाउंट से ही कटेगा, तो वो मेरा ही कमाया हुआ पैसा है, हम ही लोगों का कमाया हुआ पैसा है जो हमारे अकाउंट से कटेगा। तो एसआईपी मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि पैसा कोई और दे रहा है। एसआईपी का मतलब क्या है कि हमारे अकाउंट से एक ड्यू डेट पर, जो ड्यू डेट हम फिक्स कर दिए हैं, बैंक को बता दिए कि फलना डेट को हमारा फलना अमाउंट किसको मिल जाना चाहिए, तो अगर हमारे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है तो वो अमाउंट एक ड्यू डेट पर, एक फिक्स डेट पर किसको मिलता रहेगा, म्यूचुअल फंड कंपनी को। और हम लोगों को भूल जाना है इस चीज को कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मार्केट में रेट बढ़ रहा है, रेट घट रहा है, इन सारी चीजों से कोई मतलब हम लोगों को नहीं होगा। हम लोग एसआईपी करवा के छोड़ देंगे, किसमें, अगर हम लोग एसआईपी वाला पॉलिसी लेते हैं तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं कि क्या स्थिति है। दरअसल ऐसा होता है ना कि हर किसी कंपनी का हमेशा तो अच्छा स्थिति नहीं होता है, किसी ना किसी का तो खराब चल रहा होगा। तो जिस किसी का खराब चल रहा होगा, इसका जो हमारा एक्सपर्ट बैठा हुआ है म्यूचुअल फंड कंपनी का, वो क्या करेगा, इस पैसा को उसी कंपनी में लगाएगा जिस कंपनी का स्थिति खराब है। अब हम लोग तो उन सारे कंपनीज को, इतना सारा कंपनी है कि खोज पाना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देख चुके हैं, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उन सारी चीजों को खोजने से अच्छा क्या है कि हम लोग किसको पैसा दे दिए, म्यूचुअल फंड कंपनी को। और म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी, उस कंपनी में पैसा लगाएगी जिस कंपनी का स्थिति खराब है, जो जिसका रेट क्या हो रहा है, शेयर का घट रहा है, जिसका रेट घट रहा है, ठीक है। उस शेयर में पैसा लगा दिया, बाद में डिफरेंट होगा, प्रॉफिट होगा, जब रेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। तो 5000, 8000, 10,000, 22 और 50, इन सारे को अगर हम लोग एक साथ अगर ऐड कर दें, ऐड करो, 30 हो गया, 40, 45 और 95,000। अब इस 95,000 से वो डिफरेंट कंपनी में पैसा लगा दिया म्यूचुअल फंड कंपनी, और हम लोगों को इस 90, अब जैसे देखो किसी एक या दो या 8-10 कंपनी में पैसा लगा दिया होगा 95,000 को, और हम लोगों को अलग अलग यूनिट बांट देगा। क्या करेगा, यूनिट बांट देगा, और वो यूनिट इस अमाउंट में हो सकता है, ठीक है, इस रेशियो में हो सकता है। अब हमारे एक यूनिट का कुछ प्राइस वो फिक्स करेगा, यूनिट का क्या करेगा, प्राइस फिक्स करेगा, कौन, म्यूचुअल फंड कंपनी। अब हम लोग जब चाहें तब इस यूनिट को, अब एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, मेरा यूनिट बढ़ता जाएगा, और जिस टाइम में हम लोग चाहेंगे उसको सेल कर लेना, मतलब विथड्रॉ कर लेना, सेल करने से यूनिट हमारा घट जाएगा, ठीक है। अब समझो कि एसआईपी मतलब समझ गए होगे, लमसम मतलब समझ गए होगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसको हम लोग हमारा पैसा देते हैं और वो डिफरेंट टाइप के कंपनीज में लगा देता है। अब हम लोग जो पैसा दिए हुए हैं किसको, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, उसको नाम क्या देते हैं हम लोग, एसेट अंडर मैनेजमेंट।
ये म्यूचुअल फंड कंपनी कहां पैसा लगाती है? डिफरेंट टाइप के शेयर्स में, डिफरेंट टाइप के कंपनीज में। इसका मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है, क्या एडवांटेज और क्या इसका डिसएडवांटेज। देखो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह हम लोगों को इसमें टाइम नहीं देना पड़ता है। बस तुम भूल जाओ, बस एक बैंक को तुम अपना स्टैंडिंग ऑर्डर दे दो, बैंक तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट से फट से काटेगा और म्यूचुअल फंड कंपनी को वो चला गया हर एक डेट पर। अब मान लो एक चीज कि हम लोग किसी को चेक देते हैं, हम लोग किसी को चेक दिए और जिस दिन चेक का ड्यू डेट है, मतलब जिस दिन वो चेक का पैसा लेने पहुंचा उस दिन मान लो कि मेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो उसमें चेक बाउंस होता है। ठीक है, चेक बाउंस होने का चार्ज बहुत ज्यादा है। ठीक है, 500 700 वो चेक पर डिपेंड करता है कि चेक कहाँ का है, किस बैंक का है, और फिर उसका अमाउंट, बैंक का कमीशन, उन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि कितना रुपया तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा, बैंक चार्ज करेगा। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड कंपनी वाला चेक अगर बाउंस करे तो बहुत ज्यादा का रेफरेंस नहीं होगा, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, इतने का है। ठीक है, तो ये बहुत लार्ज अमाउंट या बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि जिससे हम लोगों को सर पीटना पड़े कि बहुत ज्यादा पैसा कट गया। तो ड्यू डेट पर अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं भी है तो कोई दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। छोटा सा रिस्क है इसमें कि तुम्हारा चेक बाउंस करेगा और चेक के बाउंस करने से तुम्हारा 10, 20, 25, 30 रुपए का लॉस जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत इसमें लेकिन नहीं है। अब क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या था कि हम लोगों को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह टाइम नहीं लगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह हम लोगों को स्टडी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें रिस्क कम है क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट तो है नहीं, तो हम लोग बिना एक्सपर्ट हुए पैसा लगा रहे हैं। और म्यूचुअल फंड कंपनी का जो एक्सपर्ट लोग हैं, मैनेजर्स लोग, वो लोग पैसा लगा रहे हैं। मेरे स्टडी में, मेरे नॉलेज में, उसके नॉलेज में डिफरेंस है, तो वो पैसा लगाएगा क्योंकि वो इसी चीज को देख रहा है, हमेशा उस चीज को कर रहा है, तो वो एक्सपर्ट है, तो उस कंपनी में पैसा लगाएगा जो क्या हो, प्रॉफिटेबल। समझ के बात को, इसमें टाइम कम लगा और रिस्क कम है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो बहुत बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में ये चीज गड़बड़, शॉर्ट टर्म में क्या है, खराब है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, खराब मतलब ये कहने का मतलब कि लॉस देगा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, और ये भी नहीं है कि प्रॉफिट ही देगा, बल्कि लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है, लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है कि हम लोग अगर कम दिन के लिए पैसा लगाए तो मान के चलो कि कल को मार्केट डाउन हो गया, कल को मार्केट डाउन हो गया और हम लोग क्या कर रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं, तो उसी रेट पर वो हमको रिटर्न करेगा जो आज का रेट है। इस वजह से शॉर्ट टर्म में बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने का चांस नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। ठीक है, अगर तुम लोगों को कभी कैलकुलेट करना हो तो तुम लोग इसके लिए गूगल पर जाकर SIP कैलकुलेटर तुम उसको देख सकते हो। ठीक है, SIP कैलकुलेटर हम लोग बोलेंगे। अब मान लो कि 5000 हम लोग कभी लगा रहे हैं, कितना, 5000 लगा रहे हैं, और मान लो कि 10% या 12% या 11% इंटरेस्ट तुमको वहां से रिटर्न तुमको मात्र मिल रहा है, तो वहां पर देखना होगा कि कितने टाइम, कितने पीरियड के लिए हम लोग जमा कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि 5000 पर मंथ हम लोग कितना किए, जमा किए, कितना, 5000 पर मंथ। एक साल का हमारा कितना गया, 60,000। अब एक चीज को और मानो, अगर ये 10 इयर्स के लिए है तो ये 60 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितने से, 10 से, तो हम लोग एक साल में उसको कितना दिए हैं, 10 लाख, सॉरी 6 लाख। अब ये 6 लाख जब हम लोगों को रिटर्न में मिलेगा तो ये 6 लाख डबल से ज्यादा हो जाना है, डबल से ज्यादा। एक बार कैलकुलेट करोगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा दरअसल। ठीक है, रुक जाओ, हमको पहले बोलना था। ठीक है, तो ये 6 लाख से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो क्या किया हम लोग, 5000 का अमाउंट मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं, एक साल में 12 टाइम हम लोग डिपॉजिट करेंगे तो 60,000 हो जाएगा, 60,000 होगा। 10 साल जमा किए तो कितना जमा किए, 6 लाख। अब यहाँ पे तुमको कुछ इंटरेस्ट रेट रखना है कि इतना % के इंटरेस्ट रेट से रिटर्न मिलेगा, तो वो अमाउंट यूज हो जाना है, बहुत बड़ा हो जाएगा। लॉन्ग टर्म है ना ये 10 साल, अगर इस टर्म को और तुम बढ़ाओगे तो और ज्यादा भयंकर बढ़ जाएगा वो अमाउंट। ठीक है, अगर इस अमाउंट को बढ़ाओगे तब तो कई गुना हो जाएगा, कई गुना हो जाएगा। बात समझ गए? SIP कैलकुलेटर के थ्रू तुम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया ये बात? अमाउंट ज्यादा है ना? ठीक है, 3 लाख के लोग, ठीक है, समझ गए ना बात को कि ये अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, और समझो भी बात को। तो ये क्या लगा, अब इसका डिसएडवांटेज हम बता रहे हैं। एडवांटेज क्या था कि हम लोगों को टाइम कम लगने दिया, कमीशन इसका कम होता है, कमीशन इसमें ज्यादा, कमीशन इसमें कम, रिस्क इसमें कम। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, मान लो कि पैसा तुम लोगों का, पैसा किसका, तुम लोगों का, हम इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी हम हैं और पैसा तुम लोगों का है, तो वो पैसा कहां जा रहा है इससे हमको मतलब नहीं रहेगा, हमको बस मतलब है किस चीज से, मेरे कमीशन से।
जो हमको दे रहा है कौन? जो डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर्स बैठे हुए, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स के कमीशन से हमको सिर्फ मतलब है, हमको ये मतलब नहीं है कि उसको रिटर्न कितना मिलेगा, उसको रिटर्न कितना मिलेगा, इससे हमको मतलब नहीं रहेगा। हमको मतलब किस चीज से रहेगा? हमको मेरा कमीशन कितना ज्यादा मिल रहा है, एक बात हुआ। दूसरा बात ये होता है, ये हम ही लोगों के कारण ये दूसरा वाला दिक्कत है। अब मान के चलो कि मार्केट में कभी डाउन जा रहा है, मार्केट कभी डाउन जा रहा है, तो मार्केट के डाउन जाने का मतलब है कि शेयर्स का रेट घटेगा। तो शेयर का रेट जब घटेगा तो मेरे इस यूनिट का वैल्यू घट जाएगा, इस यूनिट का वैल्यू घट जाएगा, और हम लोगों को लगा अरे बाप रे, तो लॉस हो रहा है हमारा, लॉस हो रहा है हमारा। तो धड़ाक से हम लोग क्या चाहेंगे कि पैसा हमको मेरा वापस मिल जाए। हम लोग ये चाहेंगे कि हमारा पैसा हमको क्या हो जाए, तुरंत वापस मिल जाए। लेकिन उस टाइम में ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो तुमको बोलेगा कि पैसा निकालो मत, अभी ये निकालने का समय नहीं है, अभी समय है किस चीज का? इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि हम लोग क्या समझे थे कि शेयर का रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, परचेज करते हैं हम लोग। तो अभी जब समय था रेट इस अमाउंट को बढ़ाने का, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का, उस टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो चाह कर भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस टाइम में तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? पैसा विथड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। और विथड्रॉ करने के कारण यहां पर जितना रिटर्न तुमको मिलना चाहिए था वो रिटर्न हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। और ये चीज इसका डिसएडवांटेज है, किसका? म्यूचुअल फंड कंपनी का, कि उसके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है कि हम कब पैसा उसको दें, और मेरे हाथ में है कि हम पैसा कब निकालें, ठीक है। तो बात समझ में आया? म्यूचुअल फंड या कमीशन हम लोगों को देखना होता है कि कमीशन कितने परसेंट का है उस म्यूचुअल फंड कंपनी का जिसको हम लोग पैसा दे रहे हैं। डिफरेंट टाइप का पॉलिसी होता है, अलग अलग पॉलिसी के बारे में जानना होगा, उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना होगा, वो किस कंपनी में कहां कहां पैसा लगाता है इस चीज को जानना होगा, ठीक है। इन सारी चीजों को देखकर ही अगर हम लोग म्यूचुअल फंड कंपनी को चूज करें, फिर उसके पॉलिसी को चूज करें, तो निश्चित ही है कि हम लोग रिस्क को बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते हैं, रिस्क बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकता, कम किया जा सकता, ठीक है। ये था पूरा किसके बारे में? म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में। एक दिन और होगा तो हम तुम लोगों को बता देंगे किसके बारे में? फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, और फिर एक दिन शेयर मार्केट के बारे में। आज तो शेयर मार्केट में थोड़ा सा था, ठीक है, ताकि हम लोग म्यूचुअल फंड कंपनी को समझ सके। बस खत्म।